हाँ जी। हेलो। हाँ जी, शुरू करें। हम लोग एनालॉग सर्किट पढ़ रहे थे और एनालॉग सर्किट की 11वीं क्लास में आज हम बात करेंगे अनुनाद रेजोनेंस के बारे में। अनुनाद रेजोनेंस, ध्यान दीजिएगा भाई। हम बात करेंगे अनुनाद रेजोनेंस के बारे में। क्वेश्चन कहता है कि अनुनाद रेजोनेंस होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे अनुनाद रेजोनेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे अपनी यहाँ लोकल भाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। एक मिनट, क्या? हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून। क्लास पे ध्यान दे भैया ना। यस, अपने लोकल भाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी और मेरे बीच में अच्छी ट्यूनिंग बनती है। बोलते हैं ना, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उस ट्यूनिंग को ही क्या कहा जाता है? अनुनाद। अब यहाँ पे इसके और मेरे तो होगा नहीं, धारा और विभव। और ट्यूनिंग बनेगी तो साथ साथ रहेंगे, और साथ साथ रहने को ही क्या कहते हैं? यानी कि परिपथ की ऐसी स्थिति। हाँ भाई, पढ़ लिया? चलो, मर्जी तो पढ़ लिया, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी, परिपथ की ऐसी स्थिति जिसमें धारा और विभव साथ साथ रहे, उसी को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। समझ में आई बात? यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, अनुनाद क्या है? आरएलसी परिपथ की ऐसी स्थिति जिसमें धारा एवं विभव समान कला में इन फेज रहे, अनुनाद कहलाती है। आरएलसी परिपथ की ऐसी स्थिति जिसमें धारा और विभव समान कला में इनफेज रहे, उसी स्थिति को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। पॉइंट क्लियर? अब साथ साथ रहेंगे तो ऐसा कह सकते हैं क्या? अनुनाद पर कलांतर फाई कितना होगा? 0 डिग्री। अगर साथ साथ रहेंगे तो कलांतर फाई कितना होगा? सीरीज और पैरेलल कौन सा है? अभी तो कोई सा ही नहीं करवा रहा मैं। न तो मैं सीरीज अनुनाद बता रहा हूं, न पैरेलल बता रहा हूं, सिर्फ अनुनाद बता रहा हूं कि अनुनाद क्या होता है। सीरीज पैरेलल पे आएंगे बेटा ना, सीरीज पैरेलल पहुंचेंगे। अभी तो सिर्फ अनुनाद होता क्या है इसके बारे में। तो अनुनाद क्या होता है? आरएलसी परिपथ की ऐसी स्थिति। अब आरएलसी सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस जरूरी क्या है? जरूरी है अनुनाद के लिए साथ साथ धारा और विभव क्या रहे? समान कला में रहे, उसी को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद में कलांतर फाई कितना होता है? 0 डिग्री। अब फाई 0 डिग्री है तो ऐसा कह सकते हैं क्या? इसी अनुनाद में शक्ति गुणांक कॉस फाई, कॉस 0 का मान कितना होता है? तो अनुनाद की स्थिति में कलांतर फाई कितना होता है? 0। और शक्ति गुणांक कॉस फाई क्या होता है? 1। अब आप सभी को पता है, हम लोग पिछले 4-5 दिन से यही चीज पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोध कहता है कि यहां धारा और विभव
ट्विटर की क्लास 4 बजे से। संडे टेस्ट का डिस्कशन करवा दीजिए, टेस्ट का डिस्कशन भी कर लेते हैं भाई। हाँ जी, अनुनाद में धारा और विभव समान कला में, लेकिन प्रतिरोध कहता है कि धारा को विभव के साथ रहने दूंगा, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं प्रेरक की, प्रेरक कहता है साथ को नहीं रहने दूंगा, मैं तो धारा को 90 डिग्री पीछे रखूंगा। और जब बात करते हैं संधारित्र की, वो कहता है धारा को 90 डिग्री। संधारित्र और प्रेरक में से किसी एक को रख लिया तो अपनी मनमर्जी करेगा, करेगा या नहीं करेगा। प्रतिरोध तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिरोध तो साथ रखने को तैयार है, लेकिन संधारित्र और प्रेरक एक पीछे रखने का प्रयास कर रहा है, एक आगे रखने का प्रयास कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अगर दोनों हो तो काम चल सकता है, एक होगा तो लेके चला जाएगा, या तो पीछे या आगे। धारा को या तो पीछे रख देगा या आगे रख देगा। ठीक है, कहने का मतलब अनुनाद के लिए ये विशेष बात है, अनुनाद के लिए प्रेरक में, परिपथ में, अनुनाद के लिए परिपथ में प्रेरक एवं संधारित्र दोनों का होना आवश्यक है। अगर आपको अनुनाद की जरूरत है, परिपथ में अनुनाद रखना चाहते हैं, तो परिपथ में क्या क्या होना जरूरी है? प्रेरक और संधारित्र दोनों होंगे तो ही अनुनाद होगा। दोनों में से कोई एक हुआ तो अनुनाद नहीं हो। पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? दोनों होंगे। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अनुनाद की स्थिति में आपके पास धारा और विभव क्या होंगे? कलांतर कितना होगा? 0 डिग्री। शक्ति गुणांक और परिपथ में दोनों होंगे एल और सी, तो भी अनुनाद हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अब भाई ने कहा कि कौन से परिपथ में अनुनाद की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं आरएलसी, श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद। पहले बात करते हैं किसमें? आरएलसी, श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद। तो हम आरएलसी श्रेणी क्रम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। ये आर है, ये एल है, ये सी है। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहां पर एसी स्रोत जोड़ा है, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ये R, ये L, ये C। यहां का वोल्टेज हो गया VR, ये वोल्टेज हो गया VL, ये वोल्टेज हो गया VC। ओके, और इससे जो धारा प्रवाहित होगी वो कौन सी? I। दिशा निश्चित नहीं होती, इसलिए मैं I लिख रहा हूं, केवल I। और आप लोगों ने फेजर डायग्राम बनाया था, याद कीजिए। सारे इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं। मैं डायरेक्ट फेजर डायग्राम पे आऊंगा। जो फेजर डायग्राम आपने बनाया था उसकी बात करें। फेजर डायग्राम में आपने देखा, मान लीजिए कि धारा यहां पर है, धारा इस दिशा में है। मान लीजिए धारा इस दिशा में है, तो प्रतिरोध का विभव पतन भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि प्रतिरोध कहता है धारा और विभव क्या होंगे? समान कला में होंगे, साथ साथ होंगे। साथ साथ है या नहीं है? उसके बाद दूसरी बात करें प्रेरक की। प्रेरक में आपके पास क्या होगा?
धारा विभव से 90 डिग्री पिछ, धारा पीछे रखनी है, इसका मतलब विभव कहां रखना है, आगे रखना है, VL। और संधारित्र के लिए धारा आगे तो विभव किधर रखना पड़ेगा, पीछे। धारा आगे तो विभव किधर रखना होगा, पीछे रखना होगा। विभव को पीछे रखेंगे, धारा आगे रहेगी संधारित्र के लिए। अब बात करते हैं अनुनाद की। प्रतिरोध तो कहता है मैं धारा को विभव के साथ रहने दूंगा, प्रेरक कहता है धारा को विभव से पीछे रखूंगा, संधारित्र कहता है धारा को विभव से, और धारा चाहती है अनुनाद की स्थिति में विभव के साथ रहना। एक ही शर्त पर साथ रह सकती है, कब, जब ये दोनों आपस में लड़े और एक दूसरे का काम तमाम कर दे। मतलब कौन कौन, ये VL और VC, VL और VC दोनों लड़कर एक दूसरे को समाप्त कर दे, तो धारा विभव के साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, रह पाएगी। यानी अनुनाद के लिए जरूरी क्या है, ये VL है और VC है, दोनों बराबर के होने चाहिए। बराबर के होंगे तो खत्म कर देंगे, और खत्म कर देंगे तो धारा और विभव के क्या रह जाएगी, साथ रह जाएगी। यानी अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की इस स्थिति में VL बराबर क्या होना चाहिए, VC। ये दोनों बराबर के हो गए तो दोनों नष्ट हो जाएंगे, धारा विभव के क्या रह जाएगी, साथ। अब VL बराबर क्या होता है, आपने देखा था ओम के नियम से, I अक्सर, और VC बराबर ही देखा था I अक्स। I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कैंसिल होकर क्या बच गया, अक्स L बराबर क्या बच गया, अक्सी। यही स्थिति कौन सी है, अनुनाद की स्थिति है। अनुनाद की स्थिति में अक्स L का मान किसके बराबर होता है, सर डीसी के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, डीसी के लिए पावर फैक्टर 1 होता है। डीसी वापस आने का काम नहीं करती, केवल जाके खत्म होने का काम नहीं करती। डीसी में शक्ति गुणांक हमेशा 1 लगा लीजिए ना। यस, एक्सएल बराबर क्या हो गया, 80। और हम हमेशा जब भी अनुनाद की बात करते हैं तो सीधा बोलते हैं एक्सएल बराबर 80 को अनुनाद कहते हैं। अरे एक्सएल बराबर 80 को अनुनाद नहीं कहते, अनुनाद पर ऐसा होता है। अनुनाद की स्थिति का मतलब होता है जब धारा और विभव क्या रहे, साथ साथ रहे, उसको अनुनाद कहते हैं। क्लियर है। अक्स एल क्या होता है भाई, अक्स एल होता है ओमेगा एल, क्या होता है, और अक्स सी क्या होता है, ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ओमेगा को इधर लाए तो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1/LC। यानी कि इधर लिख दूं क्या आगे, इस वाले को यहां ले रहा हूं ना, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 1/√LC। ओमेगा बराबर क्या आ गया, 1/√LC। ओमेगा क्या होता है, 2πf, 1/√LC। एफ बराबर क्या हो गया, 1/2π√LC। और ये जो आवृत्ति है इसको मैंने FR इसलिए लिखा है क्योंकि ये कौन सी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो गया, अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, अरे एक मिनट एक मिनट, अनुनादी आवृत्ति क्या हो गई, 1/2π√LC अनुनादी आवृत्ति।
पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? अनुनादी आवर्ती एफ आर बराबर क्या हो गई? 1/2 पाई रूट एल सी। ये अनुनादी आवर्ती का फॉर्म। यहां तक क्लियर? हाँ भाई, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों तरफ क्या लो लगे? रूट। तो क्या हो जाएगा? 1/√LC। ये एलसी कैसे आया? ये तो दिख रहा है क्या? यहां तो ठीक है। ये क्या है? ये है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा C। गणित में क्या होता है? ये तिरछा स्थानांतरण कर सकते हैं, बट्टे में 1 लिख दो, कोई दिक्कत। ये ओमेगा ने 8 ने लिया हुआ ना, ओमेगा और ओमेगा क्यों हो? ये एल ने नीचे ले जावा जना। गणित में तिरछा गुणा भी कर सकता, तिरछा स्थानांतरण भी कर सका। ठीक है, क्लियर होगो? चलो, उसके बाद ओमेगा बराबर 1/√LC और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। तो एफ बराबर क्या आ गया? 1/2 पाई रूट LC। जब भी LC परिपथ है, एल और सी कहीं लग जाए, चाहे किसी ऑसिलेटर में लग जाए, हमेशा आवर्ती का फॉर्मूला यही काम करेगा, 1/2 पाई रूट। और आरसी लग जाता है तो 1/2 पाई आरसी होता है, रूट नहीं लगता। आरसी पे रूट नहीं लगेगा, एलसी पे क्या लगेगा? रूट लगेगा। ये याद रखने वाली चीज। यहां तक हो गया? आइए, हो गया क्या? तो अनुनाद की स्थिति में कब होगी? जब आवर्ती कितनी हो? 1/2 पाई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चलो, कह रहा है कि अनुनादी आवर्ती क्या होती है। देखो, ध्यान दीजिए भाई, ये VL और VC ये दोनों मूडी प्रकृति के होते हैं। मूडी जानते हो क्या? मन मर्जी का मान रखने वाले। आवर्ती का मान घटता बढ़ता है तो इनका अक्सएल और अक्सी दोनों क्या होता है? घटता बढ़ता है। ठीक है। अनुनादी आवर्ती एक ऐसी आवर्ती होती है जिस पर ये दोनों बराबर के हो जाते हैं। कहने का मतलब है ऐसी आवर्ती जिस पर अक्ष एल और अक्ष दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उस आवर्ती को क्या कहते हैं? अनुनादी आवर्ती। बराबर के लेवल पे लाने की जो आवर्ती होती है ना, वो होती है अनुनादी आवर्ती। ठीक है, कई बार सुना होगा आपने। मैं बड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। जब शादी होती है तो लड़का और लड़की के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि दोनों तरफ घर का माहौल एक जैसा होता है, दोनों एक दूसरे को समझने वाले होते हैं और पूरे 100% समझते हैं। है या नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या हो रही है? मैच हो रही है। क्या हो रही है? मैच हो रही है। उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लेकिन जरूरी नहीं है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमेशा समान रहे। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ में मैच ना हो। ठीक है, तो मैच होने वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसी को क्या कहा जाता है? अनुनादी आवर्ती। और कैसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल से समझा देता हूं इसको, थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। देखो रे बच्चों, ये क्या है अनुनादी आवर्ती? इसको समझने के लिए ग्राफ आपको देखना पड़ेगा। इधर आवर्ती लिख रहा हूं मैं, आवर्ती एफ। इधर सबसे पहली बात करते हैं अक्ष एल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जब मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा तो अक्सएल बनाऊंगा। और आप सभी ने अक्सएल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं सारे फॉर्मूले यहां लिखता भी चलूंगा। अक्सएल बराबर होता है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, अक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। होता है या नहीं होता? यानी अक्सएल किसके समानुपाती? आवर्ती।
और समानुपाती का ग्राफ है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीधी है क्या? चलो आज तो मैंने सीधी बना दी, पहली बार है ना। हाँ जी, समानुपाती का ग्राफ कैसा होता है? सीधी रेखा होती है समानुपाती का ग्राफ। इसका ढाल कम ज्यादा हो सकता है, कि जरूरी नहीं है ऐसे बनाए ही, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ये भी समानुपाती है। ढाल कम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सीधी होनी चाहिए। वो ग्राफ किसका होता है? समानुपाती का। ये किसका है? अक्स एल। किसका है भाई? अक्स एल। अब मैं बात करूं दूसरा अक्स सी। अक्स एल तो किसका? प्रेरक का। अक्सी किसका? संधारित्र का। अक्सी की बात करूं, अक्सी का जब भी मैं फॉर्मूला देखता हूं तो मुझे पता चलता है अक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, अक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। यानी अक्सी का ग्राफ तो व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? व्युत्क्रमानुपाती अक्सी व्युत्क्रमानुपाती एफ। और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इस प्रकार का। थोड़ा सा और नीचे ले सकते हैं भाई। ये किसका ग्राफ है? अक्स। ये अक्स है और ये अक्स। अब अनुनादी आवर्ती क्या है? कि एक ऐसी आवर्ती जिस पर अक्स एल और अक्सी दोनों क्या हो जाए? बराबर के हो जाए, उसी आवर्ती को क्या कहते हैं? अब आप देखो, कहीं ऐसी और जगह है जहां पर अक्स एल और अक्सी बराबर के हैं? है? ऐसी कोई जगह है जहां अक्स एल और अक्सी बराबर के हैं? कहीं नहीं है। जहां बराबर के हो जाते हैं उसी स्थिति को क्या कहते हैं? अनुनाद की स्थिति। और बराबर के होंगे तो ही साथ रहेंगे, बराबर के न हुए तो, हाँ जी, बराबर के नहीं हुए तो साथ नहीं रहेंगे। ये बात कहती है कौन? अनुनाद की कंडीशन। क्या 36 गुण मैच करते हैं ना हम लोग। अभी वो किसका एग्जाम्पल आया था? एसडीएम साहब कौन थी वो? ज्योति मौर्य। ठीक है, वहां अनुनाद नहीं था। क्यों नहीं था? एक तो एसडीएम था, दूसरा चपरासी था, इसलिए अनुनाद नहीं था। अगर दोनों एसडीएम होते तो पूरा अनुनाद होता ना। हाँ जी, क्लियर हो गया भाई? बुक प्रयागराज में नहीं मिलेगी। बुक आपको मंगानी तो कोचिंग के नंबर पे संपर्क करें, यहां से मिलेगी। हाँ जी, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया अनुनाद कौन सी आवर्ती पे? जिसमें दोनों बराबर होते हैं उसको क्या बोलोगे? अनुनादी आवर्ती। इसके अलावा कहीं पर बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। इसके अलावा किसी आवर्ती पे बराबर है? नहीं होते। जहां बराबर होंगे उसी आवर्ती को क्या कहा जाता है? अनुनादी आवर्ती कहा। पॉइंट क्लियर? आगे चले। ये किसका ग्राफ है? एक्स एल व अक्सी का आवर्ती के साथ परिवर्तन। ओके, वो आपने देख लिया, मध्य आवर्ती देख ली। हाँ बोलो। आगे जाके दोबारा मिले, दोबारा कौन मिला करें? एक ही बार ही मिल गया करें, दोबारा कौन? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये पॉइंट तो समझ में आ गया आपको। अनुनादी स्थिति में दोनों साथ साथ होंगे। अनुनादी आवर्ती एफ बराबर क्या होगी? 1/2 पाई रूट एल सी होगी। और अनुनादी आवर्ती पे एक्सएल और एक्सी क्या होंगे? बराबर। यहां तक क्लियर है? पीछे हमने ग्राफ बनाया किस किस का? एक्सएल और एक्सी का बनाया था। अब थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं, उसके बाद एक ग्राफ और बनाते हैं इनका दोबारा से। तो
सबसे पहले अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जेड, अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में सबसे पहले तो यहां मैं एक रफली लिख देता हूं, आरएलसी श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा, आरएलसी श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब देखो अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, आप सभी को जानकारी है जेड बराबर होता है रूट आर स्क्वायर, एक्सएल और एक्स दोनों बराबर हो गए तो क्या हो गया, अरे दोनों बराबर हो गए, अनुनाद की स्थिति में बराबर है तो माइनस करने पर कितना आएगा, जीरो आएगा। अब जीरो का वर्ग भी जीरो ही होता है तो जेड बराबर क्या आएगा, यानी अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा क्या होगी, आर होगी। और आर होने का मतलब ये भी कह सकते हैं यह प्रतिबाधा का न्यूनतम मान है, प्रतिबाधा का न्यूनतम मान है। यह प्रतिबाधा का कैसा मान है, न्यूनतम मान है। पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद ये तो हो गई अनुनाद की स्थिति में जेड बराबर आर और प्रतिबाधा का कैसा मान है, न्यूनतम मान है। इसके साथ साथ मैं बात करूं प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई बराबर क्या होती है, वी बट्टा जेड, और अनुनाद की स्थिति में जेड कितना है, आर है, तो कह सकते हैं यह प्रवाहित धारा का अधिकतम मान है। प्रवाहित धारा का कैसा मान है, ये न्यूनतम नहीं है, यह प्रवाहित धारा का अधिकतम मान है। सर्किट का नेचर कैसा होगा, हर क्वेश्चन पे आ रहे हैं राहुल, इंतजार करो, सीधी सी बात है। प्रतिबाधा क्या है, आर है, तो नेचर कैसा होगा, परिपथ का नेचर, परिपथ की प्रकृति प्रतिरोधी होगी। मैं ये चीजें आगे बताने वाला हूं पूरा, लेकिन बच्चे ने कहा तो साथ ही देख लो। परिपथ की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिरोधी प्रकृति का। पॉइंट क्लियर है, अरे क्लियर। अब देखो हम वापस से चलते हैं ग्राफ, वापस जो पीछे ग्राफ बनाए हैं ना उन ग्राफ को वापस से बनाते हैं। बबलू कह रहा है सर एग्जाम्पल बहुत मस्त दिए। अरे सीरीज नेचर नहीं, परिपथ का नेचर प्रतिरोधी होगा, सीरीज नेचर थोड़ी होगा, सीरीज को नेचर थोड़ी होता है, सीरीज तो जुड़ा हुआ है पहले से। देखो भाई अब ग्राफ थोड़ा सा गौर से देख लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे परिपथ की प्रकृति के, और सारे हो जाएंगे बच्चों। अभी अभी मैंने दो ग्राफ बनाए थे, दोनों तो याद हो गए होंगे। एक्सेल का किसके साथ में, अरे एफ के साथ में ग्राफ बनाया था, और एक्सेल का एफ के साथ में ग्राफ बनाया था तो क्या थी, एक क्या थी रे, सीधी रेखा थी ना ऐसे। लाइव वाले बच्चों को दिख रही है क्या, नहीं दिख रही पीछे वाली मान लेना भाई। एक्सेल का एक्सिस के साथ ग्राफ बनाया था तो एक्सेल की जो रेखा थी वो सीधी रेखा थी, ऐसी एकदम बारीक से बनाई है मैंने। और जो अक्षी वाली जो रेखा थी, अक्षी वाली थोड़ी मोटी, चलो तो सर मोटी बना दो, बारीक क्यों,
दिख जाएगा, ठीक है। अक्षी वाली रेखा 30 है। बुक का, अरे बुक के बारे में बाद में बात करेंगे भाई, है ना, पहले पढ़ लो। ये यूट्यूब क्लास में किया करो बातें पूरी, ठीक है। अपनी जो मेन क्लास है इसमें तो पढ़ाई करो, जो बातें पूछनी हो ना उसमें पूछ लिया करो। हाँ सही है। तो ये जो 2 घंटे है ना, यहाँ पे तो ईमानदारी होनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं हो। यस, देखो अक्षी जो है, अक्षी आपके पास क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात। ये किसका ग्राफ था, एक्सएल का था भाई, थोड़ी देर पहले ही बनाया है मैंने। और अक्षी का ग्राफ मैंने कैसे बनाया था आप देखना, इस प्रकार से बनाया था। थोड़ा सा जल्दी मोड़, ऐसा कुछ ग्राफ था किसका, अक्षी, ऐसा था ना घुमावदार। और आपको पता है अक्सएल और अक्षी दोनों ही आवर्ती पे निर्भर करते हैं, लेकिन एक राशि ऐसी है जो आवर्ती पे निर्भर नहीं करती, उसी का नाम है प्रतिरोध। क्या नाम है, ये है प्रतिरोध। ये आवर्ती पे निर्भर नहीं करता। तो इसको नीचे बना ले तो और भी ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। मैं जो यू आकार का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है आर, जो सीधी रेखा है, जो कभी भी आवर्ती पर निर्भर नहीं करता, जितना है उतना ही रहेगा आर। तीनों हो गए। अब समझना, बनाऊंगा मैं जेड। क्या बनाऊंगा, जेड। जेड मतलब प्रतिबाधा। प्रतिबाधा देखो ये है आपकी अनुनादी आवर्ती। इस अनुनादी आवर्ती पे प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होती है, आर। थोड़ी देर पहले बताया था, याद करो। अनुनादी आवर्ती पर प्रतिबाधा जेड कितनी होती है, आर होती है। और मैंने ये भी कहा था ये प्रतिबाधा का न्यूनतम मान है, लिखा था ना। मतलब इधर जाओगे तो भी प्रतिबाधा ज्यादा, इधर आओगे तो भी प्रतिबाधा ज्यादा, और जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बन जाता है। बना क्या यू, अरे यू बन गया क्या, थोड़ा तिरछा उछा देख लेना भाई, है ना। मैंने पूरा प्रयास किया है कि ये सही बने, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। यहां पर प्रतिबाधा है ना, यहां थोड़ा घुमाव उल्टा सुल्टा हो गया। और ये ब्रेक वाला अब ठीक हो गया, चल जाएगा काम। ये देखो भाई, ये जो ग्राफ बनाया ये किसका बनाया, जेड, प्रतिबाधा का। तो प्रतिबाधा का ग्राफ किस आकार का दिख रहा है, यू आकार का दिख रहा है। अनुनादी आवर्ती पे प्रतिबाधा क्या है, जेड बराबर क्या है, आर। जेड बराबर आर है तो परिपथ की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिरोधी। कैसी होगी, अब देखो इधर आओ। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था परिपथ की प्रकृति का, ध्यान से समझना, सारे कंसेप्ट इस ग्राफ से क्लियर। अनुनादी आवर्ती पर तो क्या है, ये आवर्ती कौन सी है, अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती पर तो क्या है, प्रतिरोधी। अब इधर चलते हैं अनुनादी आवर्ती से कम। अनुनादी, अनुनादी आवर्ती से कम आवर्ती पर देखिए भाई, गौर से देखिए, अनुनादी आवर्ती से कम आवर्ती पर आप देखो इधर, मुझे बताओ अक्सएल बड़ा है या अक्सी बड़ा है, कोई भी एक बिंदु चेक करो उसमें अक्सएल बढ़ा रहा है या अक्सी बढ़ा रहा है। देखो इधर मैं यहां चेक करता हूं, इस जगह चेक करता हूं, यहां पर अक्स एल तो ये आ गया, और अक्सी कहां आया, अक्सी बड़ा है। कहने का मतलब है अक्सी बड़ा होगा अक्स एल से।
और ये बड़ा है तो परिपथ की प्रकृति कैसी होगी? परिपथ की प्रकृति, परिपथ की जो प्रकृति है वो होगी धारितीय। कैसी होगी? तो अनुनादी आवर्ती से कम आवर्ती पर परिपथ की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? धारितीय। और अनुनादी आवर्ती से ज्यादा आवर्ती पर, इधर अनुनादी आवर्ती से ज्यादा आवर्ती पर, अनुनादी आवर्ती से ज्यादा आवर्ती पर आपके पास बड़ा कौन है भाई? अक्ष एल बड़ा और अक्ष क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अक्ष एल बड़ा होगा अक्ष से। परिपथ की प्रकृति प्रेरकीय होगी। परिपथ की प्रकृति कैसी होगी? प्रेरकीय होगी। सर्किट का नेचर बदल सकता है क्या सर? सर्किट का नेचर, मैंने कहा आदमी का नेचर बदल सकता है तो सर्किट है। नेचर तो आदमी का बदल सकता है समय के आधार पर। तो आवर्ती के आधार पर परिपथ का नेचर बदल जाता है। अनुनादी आवर्ती पर परिपथ किस नेचर का? प्रतिरोधी। अनुनादी आवर्ती से कम आवर्ती पर धारितीय, और अनुनादी आवर्ती से ज्यादा आवर्ती पर प्रेरकीय होता है। सर्किट का नेचर क्यों नहीं बदल सकता? समय और स्थितियों पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो सारे क्वेश्चंस लिखूंगा मैं अभी। इस डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। एक बार सारे लिख देता हूं मैं क्या क्या बनते हैं। बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए। अनुनाद की स्थिति में बराबर हो जाता है एक्सएल और एक्स। ये एक्सएल और एक्सी यहां पर क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं किस पर? अनुनाद की स्थिति में। एक्सएल या एक्सी कैसे बड़ा हो गया समझ में नहीं आया। अरे वाह भाई, अरे एक्सएल है वो आवर्ती के समानुपाती है। आवर्ती बढ़ेगी तो एक्सएल है बढ़ेगा। अक्सी आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती है। आवर्ती बढ़ेगी तो अक्सी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अरे बबलू, आवर्ती पे निर्भर करेंगे का सर? ये सीरीज के है ना, मैं तुम्हें टॉपिक तो सीरीज ही पढ़ा रहा हूं अभी तो, समानता की तो मैंने बात ही नहीं की। अरे टॉपिक कौन सा चल रहा है? सीरीज ही चल रहा है, समांतर की बात ही नहीं की राहुल। अभी तक सीरीज की बात ही कर रहे हैं। सर्किट का नेचर क्यों नहीं बदल सकता? आवर्ती पे निर्भर करेगा ना? क्या? प्रेरकीय और धारिती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूं। प्रेरकीय को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव। और धारितीय को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटिव। कैपेसिटिव। प्रेरकीय को कहते हैं इंडक्टिव और धारितीय को कहते हैं कैपेसिटिव। और वो क्वेश्चन किसी भाई का, अरे पूछ लो, जितने पूछने हैं सारे पूछ लो। 45 जरूरी नहीं है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन सीधी रेखा होगी अक्सर। 45 कोई जरूरी नहीं है। रेजोनेंस में सारी चीज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी बराबर करने वाली है तो ही रेजोनेंस होगा। फ्रीक्वेंसी बराबर करने वाली नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता।
है? समानुपाती का मतलब ये नहीं कहता कि बीच में होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। जैसे पहले बढ़ रहा था वैसे ही आगे बढ़े, इसको बोलते हैं समानुपाती। बीचों बीच में समानुपाती हो सकता है, सीधी रेखा होनी चाहिए। मैं अभी बता देता हूं समानुपाती का मतलब क्या होता है। और भाई किसी के क्वेश्चन है तो बोल दो, फटाफट बोल दो ना। कभी आपने रेडियो काम में लिया है? रेडियो में ट्यूनिंग करते हैं घुमाकर, घुमाने से जिस जगह आवृत्ति बराबर हो जाती है, समझ में आई बात है, वही सिग्नल अंदर आने लग जाता है, उसी को तो कहते हैं अनुनाद। वही तो होती है अनुनाद की स्थिति। चलें बच्चों, फटाफट करें भाई, है ना। 8-10 क्वेश्चन एक ही पेज पर है और सारे इंपॉर्टेंट है। एक्स एल का स्लोप पॉजिटिव होता है, अक्सी का स्लोप नेगेटिव होता है। जो समानुपाती होते हैं उनका स्लोप पॉजिटिव, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उनका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। चलिए बच्चों आगे चलिए। देखो, अब बच्चा कह रहा है समानुपाती का एक बता दो, कौन कौन से समानुपाती होते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि वास्तव में समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब है जैसा पहले था वैसा आगे परिवर्तन होगा। जैसे ये अक्सैल और अक्सी है, अक्सैल अक्सी का ग्राफ ऐसा हो सकता है, 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 जिधर चाहे उसी दिशा में। ये सभी समानुपाती के ग्राफ है, ये सारे समानुपाती के। वो डिपेंड करता है साथ में 2πl। अरे एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πfl। तो 2π और l बच गया ना, ये 2π और l इसके स्लोप का निर्धारण कर। ये 2π और l का मान जितना ज्यादा होगा, देखो इसके लिए 2πl छोटा है, इसके लिए ज्यादा, इसके लिए और ज्यादा, इसके लिए और ज्यादा, इसके लिए 2πl सबसे ज्यादा। इसमें l का मान 2πl छोड़ो, आप l देखो। अगर मैं कहूं ये L1 है, ये L2 के लिए, ये L3 के लिए, L4 के लिए, L5, L6, L7, L8, L9, तो सबसे बड़ा कौन होगा? L9 बड़ा है, L8 छोटा है, L7 उससे छोटा, L6 उससे छोटा, L5 और L4 और L3, L2, L1, इस प्रकार। अब L पर डिपेंड करेगा कि कौन सा बनाओ, ये कोई सा भी बना सकते हो, वो डिपेंड किस पे करता है? L। L का मान कितना है? ये सारे, हाँ फिटर की क्लास 4 बजे है भैया ना। अरे पढ़ लिया भाई, मैंने कमेंट देख लिया ना, 4 बजे क्लास देख। फिक्स 4 बजे से, 4:05 पे शुरू होगी ना। हाँ जी, क्लियर है? कोई दिक्कत है? चले बच्चों आगे। ये समझ में आ गया ना समानुपाती के ग्राफ? ये सारे समानुपाती के हैं ना। तो मैं यहां पे जो लिखने वाली चीजें हैं, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, वो है जेड एवं एफ के बीच खींचा ग्राफ। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? आरएलसी सीरीज के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? आरएलसी सीरीज के लिए बात कर रहे हैं। जितने भी बिंदु लिखूंगा सब सीरीज के लिए है, कोई भी समांतर के लिए न मान ले, ठीक है। हाँ जी, जेड और एफ के बीच खींचा गया ग्राफ
का आकार कैसा होगा भाई? जेड और एफ के बीच खींचे गए ग्राफ के आकार कैसा होगा? यू। अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार दिख रहा है ना? यू ये लिखूं भी क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार का। समझ गए होंगे? उसके बाद दूसरा पॉइंट, अनुनादी आवर्ती पर, अनुनादी आवर्ती पर अक्स एल बराबर अक्सी होगा, जेड बराबर आर होगा और परिपथ प्रतिरोधी होगा। अनुनादी आवर्ती पर अक्स एल बराबर अक्सी होगा। 3 बजे क्लास होगी ना, अभी कम्युनिकेशन की क्लास तो होगी। इतने सारी चीजें पूछते हो आप लोग क्लास में, पढ़ाई की पूछा करो। कम्युनिकेशन की क्लास होगी बच्चों, क्लास कोई भी नहीं छोड़ेंगे ना। हाँ जी, क्लास सारी होगी। 2 दिन तो नहीं हुई क्लास, 2 दिन बताया था मेरे घर पे प्रोग्राम था इसलिए क्लास नहीं हुई। बाकी मैं फ्री रहता हूं, मेरे को कोई काम नहीं होता, ठीक है। कोई कभी के बार साल में कोई कभी के बार ही होता है, बाकी मैं फ्री रहता हूँ। क्लास तो होनी है। अनुनादी आवर्ती पर अक्सर बराबर 80, जेड बराबर आर, परिपथ की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिरोध। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अनुनादी आवर्ती से कम आवर्ती पर, यानी एफ है वो छोटा है किससे? एफ आर पर से। तो यहां पर अक्स एल, अक्स सी बड़ा होता है किससे? सॉरी, सही लिखा है, अक्स सी बड़ा होगा किससे? अक्स एल से। और परिपथ की प्रकृति, परिपथ किस प्रकृति का होगा? धारितीय। सर जेड तो नहीं लिखा, जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, वही फॉर्मूला, तो लिखने की जरूरत नहीं। और तीसरा पॉइंट, अनुनादी आवर्ती से अधिक आवर्ती पर एफ ग्रेटर देन एफ आर। और यहां पर क्या है? अक्स सी है वो तो छोटा, अक्स एल क्या? बड़ा। और परिपथ की प्रकृति कैसी होगी? परिपथ होगा प्रेरकीय। हाँ, यूट्यूब पर देखेंगे। हो गया सभी का? ठीक है, अभी 1 दिन का और बाकी है अनुनाद, 1 घंटा और देना पड़ेगा, पूरा 1 घंटा चाहिए अनुनाद के लिए, तभी अनुनाद पूरा हो जाएगा। कल ये पोर्शन कंप्लीट, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में चलेंगे ना, जिसमें बेसिक में डायोड के बारे में बताकर सीधा आता हूं फिल्टर, इस पे रेक्टिफायर और फिल्टर पे। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे डीएफटी सेल में रेक्टिफायर फिल्टर से आएंगे। आजकल सभी एग्जाम में रेक्टिफायर फिल्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद कौन सा टॉपिक? अरे अभी तो टॉपिक चल रहे हैं, सीक्वेंस चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग।